महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी विवाद में पुलिस ने एकीकरण रैली को मंजूरी नहीं दी। फैसले के बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एमएनएस के विरोध प्रदर्शन में शिवसेना कोटे से मंत्री प्रताप सरनाईक शामिल होने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वापस भेजा। मंत्री प्रताप सरनाईक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, कहा प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी गलत है। मीरा रोड विराट प्रदर्शन को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से नहीं किया गया इनकार, लेकिन उन मार्गों पर निकलना संभव नहीं था। निशिकांत दुबे के बयान पर सीएम फडणवीस ने कहा उन्होंने सीधे मराठी लोगों को नहीं बनाया था निशाना, लेकिन इस तरह के बयान देना अनुचित है। मराठियों ने आक्रमणकारियों के खिलाफ हमेशा लंबी लड़ाई लड़ी। निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना नेता संजय निरूपम ने प्रतिक्रिया दी है, कहा किसी को भी किसी समुदाय के बारे में गलत सूचना फैलाने या अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने निशिकांत दुबे के बयान पर कहा उनके माध्यम से बीजेपी ने अपने मन की बात कही है। मुंबई में रहने वाला व्यक्ति पहले मराठी है। महाराष्ट्र विधानमंडल में प्रधान न्यायाधीश गवई की पदोन्नति पर उन्हें बधाई दी गई। सीएम फडणवीस ने उन्हें सम्मानित किया। सम्मान के बाद प्रधान न्यायाधीश गवई ने बाबा साहेब को याद किया। कहा अम्बेडकर ने कहा था संविधान स्थिर नहीं रह सकता, इसे निरंतर विकसित होना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश गवई को सम्मानित किए जाने पर बोले डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, कहा महाराष्ट्र देश के लिए गर्व के पल। दुनिया की टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ का बड़ा खुलासा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस का आतंक फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक। एफएटीएफ की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा, 2019 के पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक अमेजॉन से खरीदे गए। गोरखनाथ मंदिर पर अटैक करने वाले आतंकी को पेपल से पेमेंट किया गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद विमान हादसे के 26 दिन के बाद प्राइमरी जांच रिपोर्ट मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंप दी है। टीम इंडिया ने 21वें विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में 588 पदक जीते हैं, जिसमें 280 स्वर्ण, 178 रजत हैं, 130 कांस्य पदक हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 95 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भंडारा में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोसेखुर्द परियोजना के 33 गेटों को खोला गया है। महाराष्ट्र के गोंदिया में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाले रोड पर भरूच से वडोदरा तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। दूर दूर से आने वाले सैलानियों को परेशानी हो रही है। गुजरात के वलसाड में सड़क दुर्घटना में ट्रक के नीचे आने से बाइक चालक की मौत हो गई। सड़कों पर गड्ढों की वजह से ये दुर्घटना हुई। पुणे में तीसरी मंजिल की ग्रिल से लटकी बच्ची को पड़ोसी ने बचाया। घर में बंद करके मां बड़ी बेटी को लेने गई थी स्कूल। पुणे में देवर के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या। दोनों में थे अवैध संबंध। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, इंडियन बैंक और कैनरा बैंक ने आरबीआई के निर्देशों के तहत मिनिमम बैलेंस न रखने पर जो जुर्माना लगता था उसे हटा दिया है। ITR 2, 3 और 5 जैसे कई जरूरी रिटर्न फॉर्म्स में अब तक उपलब्ध न होने से 2025-26 की फाइलिंग में देरी। सीबीडीटी पहले 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों पर 1 अगस्त से 25 से 40% टैरिफ लगाने की धमकी दिया। भारत के साथ ट्रेड डील जल्द ही होने का भरोसा जताया। अप्रैल जून तिमाही में एसी की बिक्री में करीब 25% की गिरावट आई है। हल्की गर्मी के साथ ही दक्षिण और पश्चिम भारत में समय से पहले मानसून की एंट्री से कंपनियों को काफी नुकसान। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक सर्विस सेक्टर का भारत की जीडीपी में 55% का योगदान है। डिजिटल इंडिया, एफडीआई सुधार और सरकारी नीतियों ने इस सेक्टर को भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आज दिन भर की मुंबई में मराठी हिंदी विवाद पर जबरदस्त हंगामा जारी रहा है। दिन भर ही ये हंगामा देखा गया, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर यासिर देसाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने सिंह यासिर देसाई के खिलाफ बीएनएस की धारा 285, 281 और 125 के तहत यह मामला दर्ज किया है। आपको यह भी बता दें कि यासिर का एक वीडियो है जो हम दिखा भी रहे हैं आपको, ये जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी शूटिंग के लिए मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर खड़े होकर इसे शूट किया गया था। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बांद्रा पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, यही वो वीडियो है जिसके बाद हंगामा हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये पूरा का पूरा मामला पुलिस की नजर में आया। तो मुंबई के बांद्रावली सीलिंग पर खड़े होकर इस वीडियो को शूट किया गया है और इसके लिए परमिशन भी नहीं ली गई थी और ये जब वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि अब इस मामले में सिंगर से पूछताछ की जाएगी। यासिर देसाई इनका नाम है और यहां खड़े होकर इन्होंने ये वीडियो शूट किया था। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब पुलिस बहुत जल्द यासिर से पूछताछ करेगी। हिंदी मराठी विवाद की हम बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा के पार तक पहुंचने लगा है ये विवाद। महाराष्ट्र में इस विवाद ने गठबंधन धर्म को भुला दिया है। तो महाराष्ट्र बीजेपी अपने ही दल के सांसद को नसीहत देती हुई नजर आ रही है। शिंदे की शिवसेना के कैबिनेट मंत्री भी महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठा रहे हैं। आज ठाणे के मीरा भायंदर में राज ठाकरे की पार्टी ने जो मोर्चा निकाला था उसमें शिवसेना के विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रताप सरनाईक खुद शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। उसके बाद पूरे दिन हिंदी मराठी पर संग्राम चलता रहा। विपक्ष ने आरोप ये लगा दिए हैं कि बीजेपी बिहार और बीएमसी चुनाव के लिए साजिश के तहत इस नफरत को फैला रही है। महाराष्ट्र में सड़क से विधानसभा तक मराठी बनाम हिंदी की जंग तेज होती जा रही है। आने वाले बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मराठी वोटों के लिए एमएनएस शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष है। आज महाराष्ट्र एकीकरण समिति की रैली के लिए पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। वीरा रोड पुलिस धीरे धीरे करके कोशिश कर रही है ले जाने की। कुठचाही करते पोलीस प्रशासनाला पुढे करून हे महाराष्ट्र शासन हे जाणून बुजून मराठीचा अपमान करत आहे, मराठीला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भी इस तरह के लोगों को खींच कर निकाला जा रहा है ताकि इनका यही कहना है कि ये प्रशासन जो है वो मराठी लोगों के खिलाफ है और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट था। लेकिन अब क्योंकि प्रदर्शन को ही उन्होंने इलीगल करार कर दिया है तो इसकी वजह से सारे लोगों को यहाँ से धड़ पकड़ करके ले जाया गया है, डिटेन किया जा रहा है। एमएनएस के मोर्चे में महाराष्ट्र सरकार के शिवसेना कोटे से मंत्री प्रताप सरनाईक भी शामिल होने पहुंचे। अब तक शिवसेना इस मुद्दे पर शांत थी, जिसकी वजह से उसकी काफी किरकिरी हो रही थी। शिवसेना ने डैमेज कंट्रोल के लिए प्रताप सरनाईक को मोर्चे में शामिल होने भेजा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया, जिसके बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अंदर कथित दरार उभर कर सामने आ गई। मंत्री प्रताप सरनाईक ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। कल से जो पुलिस की भूमिका है, एक कौन से तो भी पार्टी का एजेंडा ये पुलिस चला रही है क्या, ऐसा संदेह हमारे दिल में निर्माण होता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभी निवेदन भी दे रहा हूं कि ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर में चलता रहेगा तो कानून की और सुव्यवस्था का अगर बोझबारा उठता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नर से बात की अभी मधुकर पांडे जी से और उनको नाराजगी व्यक्त कर दी कि ये शहर में शांतता प्रिय शहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस की भूमिका जो है ये जो जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ये गलत है। ताकत तभी दिखानी चाहिए तभी कुछ अगर गलत हो, उन्होंने अगर मोर्चा निकाला और गलत कुछ किया रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में भी इस मुद्दे पर ऐतराज जताया। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है
ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के महाराष्ट्र के देश में आर्थिक योगदान पर दिए बयान पर उद्धव सेना ने जोरदार प्रहार किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के योगदान को कमतर आंकने की भूल कोई नहीं कर सकता। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है। ये निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता। वहीं शरद पवार वोट वाली एनसीपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बिहार चुनाव और बीएमसी चुनाव में अपने वोट बैंक को साधने के लिए जानबूझकर मराठी बनाम हिंदी की जंग शुरू की है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि किसी भी भाषा के लिए मारपीट का समर्थन नहीं करते। मतलब विधानसभा के लिए महाराष्ट्र का मराठी मानुस का आपको मतदान चाहिए, लेकिन बंबई के लिए आपको पर प्रांतीय का भी मतदान चाहिए, इसलिए आप भेदभाव कर रहे हो। और दूसरी बात, बिहार का इलेक्शन अभी 2 महीने में हो रहा है, तो बिहार का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए जितना ये विषय गर्म होगा, जितना ये विषय पॉलिटिसाइज होगा, उतना फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए मराठी वर्सेज नॉन मराठी उन्होंने किया। एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना उन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। हाई फॉर ए हाई एंड टूथ फॉर ए टूथ अगर पॉलिसी हम अपनाएंगे तो हमारे जो मराठी भाई जो उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में काम करते, क्या उनकी भी पिटाई वहां होगी? ये बिल्कुल गलत बात है। मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री से, या कोई भी व्यक्ति आपका चाहे करीबी हो, अगर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मराठी पर सियासी संग्राम के बीच जूनियर ठाकरे ने महायुति सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में मराठियों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। अगर कोई समाज उस दिन मोर्चा निकाल सकता है तो क्यों ना स्थानिक जो मराठी भाषा लोग हैं वो मोर्चा या अपनी जो बातें लोगों के सामने क्यों नहीं रख सकते? क्यों ऐसे ही होता है कि महाराष्ट्र में ही, हमारे घर में ही हम पे अन्याय होते जा रहा है? क्यों ऐसे भाजपा का रवैया है? मुंबई में काफी सारे मराठी मानुस पे भी, मराठी समाज पे भी अन्याय हो रहा है पिछले 2 सालों में भाजपा के राज में। बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज है जहां पर अगर मराठी हो तो आपको घर नहीं मिलेगा, ऐसे कहा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है जो कहते हैं आप गंदे लोग हो, मटन मांस मच्छी खाते हो, आपको घर नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहां कहते हैं कि अभी भाजपा का राज आए, मराठी चलेगा नहीं। सवाल है कि महाराष्ट्र की सियासत में भाषा के बहाने चल रही जुबानी जंग पर विराम कब लगेगा? महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी पर मचा घमासान अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच गया है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस सड़क पर तीव्र आंदोलन करते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में शामिल शिंदे सेना के मंत्री ही सरकार को आड़े हाथ लेते नजर आ रहे हैं।
अब ऐसे में जहां मराठी वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति उफान पर है, क्या हम आशिये पर तो नहीं फेंके जाएंगे, इस डर से अब शिंदे सेना के मंत्री प्रताप सरनाईक भी सरकार को सवाल पूछ रहे हैं। आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में ये देखना जरूरी होगा कि आखिरकार मराठी मानुस किसके पाले में अपना वोट डालेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई को महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में विधानमंडल की ओर से न्यायमूर्ति गवई का अभिनंदन किया था। महाराष्ट्र के अमरावती में 24 नवंबर 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति गवई 14 नवंबर 2003 को बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे। उन्होंने 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेते हुए भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। चीफ जस्टिस भूषण गवई ने अपने संबोधन में कहा कि अंबेडकर साहब ने संविधान की सर्वोच्चता की बात की थी और उनका मानना था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान देश में रक्तहीन क्रांति का हथियार रहा है। आज बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे भारत के सर न्यायाधीश भूषण गवई सर, इनका आज सम्मान हुआ विधिमंडल द्वारा। सेंट्रल हॉल में एक महाराष्ट्र का सुपुत्र, जिसने महाराष्ट्र के माटी में जिसका जन्म हुआ और महाराष्ट्र से माटी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो हमारे भूषण गवई सर, इनका भारत के सर्वोच्च पद जो सर न्यायाधीश पद पर वो विराजमान हो गए, इसका हमें बहुत ही आनंद है, बहुत ही खुशी है, हमें बहुत ही फक्र है। और इसलिए विधिमंडल द्वारा विधिमंडल के इतिहास में पहली बार सेंट्रल हॉल में आज उनका सम्मान हुआ है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज पुणे से आई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और ये तस्वीर मल्टी स्टोरीज में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। सबसे पहले जरा तस्वीर को देखिए, वीडियो को देखिए। पुणे के कानन इलाके में सोनबड़े बिल्डिंग में एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम है भाविका चांदने कैसे खिड़की पर लटकी हुई है। ये वाकया आज सुबह 9:06 पर सामने आया है। अचानक से बिल्डिंग में रहने वाली इस बच्ची की जोर जोर से रोने की आवाजें पड़ोसियों ने सुनी। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जिसने भी बच्ची को खिड़की से इस तरीके से लटकते हुए देखा, लोग हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसे बच्ची को बचाया जाए। खास बात यह है कि इस बच्ची इस समय पूरी तरह से घर में अकेली थी। जो बच्ची की मां है वो कहीं बाहर गई हुई थी। कहा जा रहा है कि वो अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई हुई थी। ऐसे में पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत जानकारी दी, लेकिन तब तक इंतजार किया जाता, तब तक वो बच्ची नीचे गिर सकती थी क्योंकि लटके लटके वो थक गई होगी। ऐसे में एक पड़ोसी ने धीरे से घर के भीतर घुसकर खिड़की पर लटकी हुई इस बच्ची को खींचा और उसे अंदर ले लिया। सोसाइटी का नाम भी। मैं मेरे हॉल में पेपर पढ़ रहा था तो मेरे को आवाज़ आया, सुना है कि बच्ची गिर रही है, बच्ची गिर रही है करके। मेरे घर के बाजू वाले एक उमेश सुतार करके एक नागरिक है, उनका आवाज़ आया तो मैं गैलरी की तरफ दौड़ा तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि वो खिड़की के ग्रिल में लटकी हुई थी। तो मैंने वो लड़की को भी देखा तो उसको मेरे को ध्यान में आया कि ये लड़की गिर सकती है, इसके साथ कुछ तो अपघात होने वाला है। तो मैंने वो लड़की के घर के तरफ दौड़ लगाई और भाग के उसके घर पे गया तो मेरे को उसका दरवाजे लॉक दिखे। तो मैंने नीचे जाने का दौड़ने की कोशिश किया तो दूसरे माले पे एक औरत मिली। तो औरत को मैं वो पूछा कि ये फ्लैट किसका है, तो वो बोली मेरा ही है। तो वो उसकी माँ थी, उससे मैंने चाबी लेके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद बेडरूम में आया। बेडरूम में आके लड़की को पकड़ के, उसको पैर को पकड़ के उसको अंदर की तरफ खींचा और उसको बचाया। और उसको गर्दन की दोनों तरफ मैंने उसको जाके देखा कि उसको कुछ लगा है कि नहीं लगा है। तो उसको बचा के उसको माँ को भी बोला कि इस तरह से लड़के लोग को अकेले छोड़ा मत करो, ऐसा उनको बोला है मैंने।
तो पिताजी तो घर पे नहीं थे उनके, पुणे के कात्रज में जहाँ घटना हुई वहां, और माँ जो थी वो माँ सब्जी लेने के लिए बाहर गई थी घर से, और तभी उस 20 या 30 मिनट के जो उसमें टाइम था उसी में ये सब कुछ हुआ। तो लड़की पहले तो घर में रूम में थी, वो उसे आदत है वो खिड़की में खेलने जाने की, तो उसने वो ऊपर चढ़ गई, वो खिड़की में चली गई, लेकिन वहां गैप था, वो गैप में से उसका पैर फिसल गया और फिर वो ये सब नौबत आ गई। लेकिन फिर भी लड़की ने खुद हाथ से वो ग्रिल को पकड़ के रखा था। जब एक पड़ोसी ने ये देखा तो उसने सोसाइटी में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद बाकी के पड़ोसी एक साथ आए, उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन तब तक और एक ऐसा पड़ोसी था, उसने उसकी माँ को कॉल किया था क्योंकि दरवाजा खुल नहीं रहा था। सबसे पहले उन्हें लगा कि घर पे कोई होगा, तो आवाज देने की कोशिश की, बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा खुला नहीं। तो माँ को कॉल किया गया, तो उसने थोड़ी देर में वो पहुंची, दरवाजा घर का खोला गया और फिर उस लड़की की जान उसमें बचाई गई है। लेकिन तब तक लड़की ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो सीधा नीचे नहीं पहुंच गई और फॉर्चुनेटली वो बच गई है। कई बार इस तरह के हादसे पेश आते हैं। अच्छी बात यह रही कि लड़की सकुशल बचा ली गई। छोटी सी बच्ची जो लगातार लटकते हुए चिल्लाती रही और लगातार उस ग्रिल को पकड़कर इंतजार करती रही कि कोई उसे रेस्क्यू करे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिल्म रामायणम की, क्योंकि फर्स्ट लुक उसका जारी कर दिया गया है। 1100 करोड़ में बनने वाली फिल्म में रणबीर कपूर नजर आएंगे श्री राम के किरदार में, और क्या खास है इसमें, स्पॉट के जरिए जानिए। हजारों साल पुरानी राम की कहानी। सिया राम का तप त्याग, रावण का अभिमान, धर्म अधर्म का महासमर, पवन पुत्र हनुमान। रामायण की कथा हर दौर हर पीढ़ी के लिए है, और इसलिए नई तकनीक और नए अंदाज में आ रही रामायणम चर्चा में है। अभी तो सिर्फ फिल्म का पहला लुक सामने आया है। अभी तो बस भगवान राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर की झलक मिली है। पर अभी से फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर नितेश तिवारी की इस फिल्म को लेकर जबरदस्त चकल्लस है, क्योंकि 3 मिनट के टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी फिल्म कितनी भव्य होगी। देश की अब तक की सबसे महंगी फिल्म, जिसका बजट करीब 850 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसके निर्माण में हॉलीवुड के जाने माने टेक्नीशियंस और डायरेक्टर्स जुड़े हैं। खबर है कि इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स का इस्तेमाल ऐसा है कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लें। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म की स्टार कास्ट की हो रही है। हालांकि टीजर में सिर्फ राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर और रावण के रोल में यश की झलक ही मिलती है। दौड़ते हुए पेड़ पर चढ़कर तीर चलाने का रणबीर का दृश्य इतना प्रभावशाली है कि लोग रोमांचित हैं। पूरे टीजर में सीता की भूमिका निभा रही साई पल्लवी की झलक तक नहीं है, यानी इसके लिए अभी दर्शकों को कुछ और इंतजार करना होगा। पर दर्शकों के मन में अभी से रामायणम को लेकर जबरदस्त जिज्ञासा है। सिनेमा के पर्दे पर रणबीर कपूर और सुपरस्टार यश के संघर्ष को जल्दी देखने की बेचैनी है, लेकिन इन दोनों के अलावा इस फिल्म के दूसरे कलाकार भी जबरदस्त हैं। रामायणम में हनुमान का रोल सनी देओल निभा रहे हैं। अब
दर्शकों के मन में कौतूहल है कि अतुलित बलधामा यानी बजरंग बली की भूमिका को सनी देओल किस तरह जीवंत करेंगे और उनका मेकअप और गेटअप कैसा होगा। इसे लेकर कयासबाजी हो रही है, पर जो भी हो, हनुमान के रोल में सनी देओल का होना लोगों को अभी से रोमांचित कर रहा है। रावण की भूमिका निभा रहे यश के गेटअप को लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं। उनका लुक कैसा होगा, इस पर भी बहस हो रही है। माता सीता के रोल में साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी है। सीता की भूमिका को वो किस तरह निभाएंगी, इस पर चर्चा हो रही है। खबर है कि रामायणम में लक्ष्मण का किरदार एक्टर रवि दुबे निभा रहे हैं, जो टीवी के लोकप्रिय एक्टर हैं। तो वहीं मेघनाद की भूमिका में विक्रम मैसी नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि राजा दशरथ के रोल में अरुण गोविल नजर आने वाले हैं। दूरदर्शन के सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को दशरथ के रोल में देखना लोगों के लिए नया अनुभव हो सकता है। इसी तरह खबर है कि राजा जनक के रोल में अनिल कपूर हो सकते हैं और शूर्पणखा के रोल में रकुलप्रीत सिंह। चर्चा तो यहाँ तक है कि जटायु के पावरफुल रोल में अमिताभ बच्चन नजर आ सकते हैं। फिलहाल नीतेश तिवारी की रामायणम का 3 मिनट 3 सेकंड का टीजर धूम मचा रहा है, जिसमें कलात्मक तरीके से रामायण की कथा को चित्रों के जरिए दिखाने की कोशिश हुई है। पर जो चीज ध्यान खींचने वाली है वो है फिल्म का संगीत, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि AR रहमान और हंस जिमर ने तैयार किया है।